दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। ये पंक्तियां कार्ल मार्क्स की हैं, लेकिन भारत के मजदूरों के लिए ये बात आज मुफीद लगती है। 19वीं सदी में जब बॉम्बे कलकत्ता की मिलों में बच्चे, महिलाएं, पुरुष 14 से 16 घंटे काम करते थे, मजदूरी 4 से 6 आने रोज की मिलती थी। चोट लगे तो ना मुआवजा ना छुट्टी। तब से लेकर आज 2025 तक मजदूरों ने खून बहाया, जेल गए, मरे, लेकिन अपना हक हासिल किया। और आज ठीक उसी लड़ाई की विरासत अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। हाल ही में भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानून खत्म कर 4 नए लेबर कोड्स लागू किए हैं। सरकार कह रही है ये मजदूरों की जिंदगी बदल देंगे, लेकिन 10 बड़ी ट्रेड यूनियंस कह रही हैं ये सबसे बड़ा धोखा है। 26 नवंबर संविधान दिवस पर पूरे देश में इनके विरोध में हड़ताल की गई। तो आइए आज इस वीडियो में पूरा इतिहास समझते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो मजदूरों को अपने हक के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। ब्रिटिश काल से लेकर आजादी पाने और आजाद भारत होने के बाद भी अपने हक के लिए आवाजें समय समय पर उठानी पड़ी है। इसकी शुरुआत 1899 में हुई। 1899 में नागपुर में 600 मजदूरों ने रेलवे वर्कशॉप स्ट्राइक किया। ये आंदोलनों के दौर में पहला लिखित रिकॉर्ड है। इसमें 12 घंटे से कम काम और वेतन वृद्धि की मांग की गई। इसका परिणाम ये हुआ कि आंशिक वेतन बढ़ा। इसके बाद आंदोलनों का दौर शुरू हुआ। दर्जनों छोटी स्ट्राइक्स हुई। मजदूरों के हक में लड़ने वालों में तिलक और गांधी जैसे कई नेता भी थे। 1908 में बॉम्बे की 70 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलों में करीब 1 लाख मजदूरों ने 6 दिनों तक हड़ताल की। वजह थी 20% मजदूरी में कटौती और 14 से 16 घंटे के शिफ्ट। बाल गंगाधर तिलक ने मजदूरों का खुलकर समर्थन किया और कहा कि मजदूरों की गुलामी देश की गुलामी है। ब्रिटिश सरकार ने तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर 6 साल की काला पानी की सजा दी और मांडले जेल भी भेजा। गिरफ्तारी के विरोध में मजदूरों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने गोली चलाई। 16 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। अंत में मजदूरी कटौती वापस ले ली गई। यही पहली हड़ताल थी जिसने मजदूर आंदोलन को सीधे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। इसके बाद 1918 और 1919 में अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिलों में मजदूर जब भूखे मर रहे थे, प्लेग बोनस बंद होने से वेतन 50% से ज्यादा गिर गया था, तब अनुसुईया बेन साराभाई ने अपने मिल मालिक भाई अंबालाल साराभाई के खिलाफ आंदोलन किया और इसमें शामिल होने गांधी जी को बुलाया। 1917 में चंपारण में किसान आंदोलन करने के बाद गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह को मजदूर आंदोलन में उतारा और 35% वेतन वृद्धि की मांग पर खुद अनशन पर बैठ गए। तीसरे दिन जब उनकी हालत बिगड़ने लगी और पूरा शहर रो पड़ा, मिल मालिक अंबालाल ने 35% वेतन वृद्धि और बोनस मान लिया। यही वो पहला मौका था जब गांधी जी ने अनशन को हथियार बनाया और मजदूरों की जीत को प्रेम की जीत कहा। एक भाई बहन के बीच की लड़ाई ने लाखों मजदूरों को नई उम्मीद दी। इसके बाद 1920 में एटुक मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ। लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष रहे और ये पहला राष्ट्रीय मजदूर संगठन बना। लेकिन बात सिर्फ हक मांग या हड़ताल तक नहीं थी। इसमें ब्रिटिशर्स द्वारा दमन की वो दास्तां है जिसमें मजदूरों ने अपने हक के लिए अपने सीने में गोलियां भी खाई। 30 मई 1920 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की बंगाल नागपुर कॉटन मिल में महीनों से चल रही हड़ताल के दौरान ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों मजदूर, औरतें, बच्चे शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। मांगे सिर्फ इतनी थी, 12 से 14 घंटे की बजाय 8 से 10 घंटे काम, मजदूरी बढ़ाकर 4 से 6 आने से ज्यादा और बीमारी छुट्टी में इलाज। ब्रिटिश पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर बेली ने बिना चेतावनी गोली चलवा दी। मिनटों में 52 मजदूरों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल हो गए। कई लाशें मिल की भट्टी में जला दी गईं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसे छोटा जलियांवाला बाग कहा जाता है। इसी खून से ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मजदूर नेता बने और 1920 में ही मध्य भारत का पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन छत्तीसगढ़ मजदूर संघ बनाया, जिसने देश की कई बड़ी हड़तालों में योगदान भी दिया।
इसके बाद 1923 में वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट बनाया गया। ये पहला कानून था जिसमें चोट पर मुआवजा देने की बात कही गई थी। इसके बाद 1926 में ट्रेड यूनियंस एक्ट के तहत मजदूरों को यूनियन बनाने और हड़ताल करने का कानूनी अधिकार मिला। 1928-1929 में बॉम्बे टेक्सटाइल मिलों की बड़ी हड़ताल देखी गई, जिसमें 1.5 लाख मजदूर 6 महीनों तक आंदोलन में बैठे रहे। इनकी मांगे थी 8 घंटे के शिफ्ट, 50% वेतन में वृद्धि और मातृत्व अवकाश मिले। इसमें 150 मजदूर पुलिस की गोली से मारे गए। इसका परिणाम ये हुआ कि सिर्फ 10 से 20% वेतन बढ़ा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दबाव डाला। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 आया, जिसमें 11 घंटे की शिफ्ट बनाई गई और महिलाओं बच्चों के लिए रात का काम बैन किया गया। इसके बाद 1938 में कानपुर में मजदूर सभा हुई। पहली बार महिलाओं की अलग यूनियन बनी, मातृत्व अवकाश की मांग की गई। इसके बाद 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह और अखिल भारतीय रेलवे स्ट्राइक ने पूरे देश को हिला दिया। 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में नौसेना के 20,000 से ज्यादा नाविकों ने विद्रोह कर दिया और उनके साथ 78 जहाज और 20 तटवर्ती ठिकाने शामिल हो गए। कराची से लेकर कोलकाता तक झंडा फहराया गया और नारा लगा, भारत छोड़ो और जय हिंद। इसी दौरान रेलवे के लगभग 20 लाख मजदूरों ने हड़ताल की। मांग थी कि युद्ध के बाद बोनस मिले, समान वेतन मिले, जातिगत भेदभाव खत्म किया जाए और बेहतर कामकाजी हालात बनाया जाए। ब्रिटिश सरकार ने भयंकर दमन किया। बॉम्बे में गोलीबारी में 400 से ज्यादा लोग मारे गए, 1500 घायल हुए, हजारों गिरफ्तार किए गए। लेकिन ये विद्रोह ब्रिटिशों की कमर तोड़ने वाला साबित हुआ। चलिए बात करते हैं आजादी के बाद हुए बड़े आंदोलनों की। सबसे पहले बात करते हैं आजादी के आसपास हुए बड़े आंदोलन की। तो इसमें सबसे पहला आता है 1948 में। आजादी के ठीक 1 साल बाद डाक तार विभाग के लगभग 3 लाख कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल की। इनकी मुख्य मांग थी महंगाई भत्ता और बेहतर वेतन। सरकार ने सख्ती दिखाई, हजारों को निकाला, लेकिन बाद में कई मांगे मान ली गई। ये आजाद भारत की पहली बड़ी केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल थी। आजादी मिलते ही 1947-48 में 3 मजबूत श्रम कानून बने। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जिसने पहली बार 8 घंटे कामकाजी दिन, ओवरटाइम पर डबल पगार और सुरक्षा मानकों को कानूनी मान्यता दी। यानी आज जिस 8 घंटे के काम को हम सामान्य समझते हैं, उसके लिए 1920 से लेकर 1946 के बीच हजारों मजदूरों और नाविकों ने अपनी जान दी थी। इसके बाद 1952 में पेंशन की पहली शुरुआत हुई। 1960 में ग्रेट बंगाल जूट मिल स्ट्राइक हुई, जिसमें 2 लाख मजदूर 3 महीनों तक डटे रहे और 25% वेतन भी बढ़ाया गया। इसके बाद 11 सितंबर 1968 को देश की सबसे बड़ी एक दिवसीय हड़ताल हुई, जिसमें सरकारी निजी क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारी शामिल हुए। रेलवे, डाक, बैंक, बीमा, कोयला खदान सब ठप हो गए। मकसद सिर्फ एक था कि बोनस का हक मिले। ये हड़ताल इतनी ताकतवर थी कि इंदिरा गांधी सरकार को बोनस एक्ट में बदलाव करना पड़ा। आजादी के 21 साल बाद भी मजदूरों को सड़क पर उतरकर अपना हक छीनना पड़ा था। अब बात भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे बड़े हड़ताल की। 1974 जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में राष्ट्रीय रेलवे मजदूर समन्वय समिति ने पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। इसमें करीब 17 लाख रेल कर्मचारी, लोको रनिंग स्टाफ से लेकर गैंगमैन तक शामिल हुए। यानी रेलवे का लगभग पूरा काम ठप हो गया। मुख्य मांगे थी 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करना, महंगाई भत्ता यानी डीए को पूरा वेतन में जोड़ना, हर साल बोनस और नौकरी की सुरक्षा। ये हड़ताल 21 दिन यानी 8 मई से 28 मई 1974 तक चली और देश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। इंदिरा गांधी सरकार ने इसे देशद्रोह बताया और बहुत कठोर दमन किया। मीसा और डीआईआर के तहत 1 लाख से ज्यादा रेल कर्मचारियों और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। हजारों को नौकरी से निकाला गया। कई नेताओं के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। आखिरकार 28 मई को हड़ताल वापस ले ली गई, लेकिन 3 साल बाद 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने रेल कर्मचारियों की अधिकांश मांगे मान ली। बोनस बहाल किया गया, डीए को बढ़ाया और बर्खास्त कर्मचारियों को वापस लिया गया। ये हड़ताल भारतीय मजदूर आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
जिसने दिखाया कि एकजुट होकर मजदूर सरकार को भी झुका सकते हैं। इसके बाद 1976 में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया। एक ही काम के लिए महिला पुरुष को बराबर वेतन देने को कहा गया। अब बात 1978 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के किरंदुल में बने बेलाडिला लॉ एस्क खदान में मजदूरों ने ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया, लेकिन पुलिस ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चला दी। आधिकारिक तौर पर 4 मजदूर मारे गए, लेकिन स्थानीय आंकड़ों के अनुसार 11 से 13 मजदूर मरे। ये छत्तीसगढ़ में ठेकेदारी विरोधी आंदोलन का खूनी अध्याय था। इसके बाद 1981-82 में बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक की गई। डॉक्टर दत्ता सामंत के नेतृत्व में 2.5 लाख मजदूर 8 महीने तक हड़ताल चलाई। 1981-82 में बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक देखी गई। डॉक्टर दत्ता सामंत के नेतृत्व में 2.5 लाख मजदूर शामिल हुए और 8 महीनों तक ये हड़ताल चली। इनकी मांगे थी बोनस और वेतन मिले, लेकिन जो मिल्स हैं वो बंद ना हो। इसका परिणाम ये हुआ कि आंदोलन तो सफल नहीं हुआ। 1 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। ये भारत की सबसे लंबी और सबसे दुखद हड़ताल मानी जाती है। ये बॉम्बे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पतन की शुरुआत भी मानी जाती है, लेकिन इसने ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया, जो आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। मजदूर आंदोलन पर बात मशहूर श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी की चर्चा के बिना पूरी नहीं हो सकती। पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ आकर उन्होंने मजदूरों के हक में लंबी लड़ाइयां लड़ी। 1977 से दल्ली राजहरा की लॉ एस्क खदानों में ठेका मजदूरों को संगठित कर नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया। उनकी सबसे बड़ी जीत थी न्यूनतम मजदूरी 1000 रुपए प्रति माह दिलवाना। ये उस समय सबसे ज्यादा थी। शराबबंदी, ठेकेदारी प्रथा पर रोक, मजदूरों का अपना अस्पताल, स्कूल और सहकारी दुकानें, ये सभी दिलाई गई। उनका नारा था, संगठन हमारा हथियार है, संघर्ष हमारा रास्ता है, जिसके बाद दल्ली राजहरा को मजदूरों का गढ़ कहा जाने लगा। 1980-90 के दशक में नियोगी ने भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका मजदूरों को भी जोड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आंदोलन को फैलाया। उद्योगपतियों को इतना खतरा लगा कि 28 सितंबर 1991 को भिलाई में उनकी हत्या करवा दी। आज भी दल्ली राजहरा में उनके नाम पर शहीदी पार्क है। भारत के मजदूर आंदोलन की पूरी कहानी एक ही सबक देती है। यहाँ कोई हक मुफ्त में नहीं मिला, सब खून और संघर्ष से छीना गया। हर हड़ताल ने दिखाया कि जब मजदूर एकजुट होते हैं तो सबसे ताकतवर सरकार और पूंजीपति भी घुटने टेक देते हैं। आज जो हक हम लेते हैं उसके पीछे उन हजारों अनाम जिंदगियों का बलिदान है। मजदूर चुप रहा तो इतिहास चुप हो जाता है, लेकिन जब बोला तो इतिहास बदल दिया। चलिए अब इतिहास से वर्तमान की ओर आते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 29 श्रम कानूनों को समेटकर कैसे 4 कानून बनाए गए हैं। अब इस 4 नए लेबर कोड्स को भी हम कुछ शब्दों में समझते हैं। इन 150 साल के संघर्ष से मजदूरों ने जीते थे 8 घंटे काम करने की शिफ्ट, ओवर टाइम करने पर डबल पेमेंट, मातृत्व अवकाश, ग्रेच्युटी, यूनियन बनाने का हक, हड़ताल का हक, छटनी के लिए सरकारी अनुमति। लेकिन अब 2025 में लागू हुए 4 नए लेबर कोड्स में सरकार कह रही है ग्रेच्युटी 1 साल में मिलेगा, गिग वर्कर्स को पीएफ मिलेगा, मातृत्व अवकाश 26 हफ्ते का हो जाएगा, लिखित अपॉइंटमेंट लेटर जरूरी होगा। ये कुछ बातें सुधार की तरफ लेकर जाती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ काले पन्ने हैं। यूनियंस पूछ रही हैं, 300 कर्मचारियों तक की कंपनी बिना अनुमति के छटनी कर सकती है, जो कि पहले 100 कर्मचारियों वाली कंपनी के लिए थी। हड़ताल के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होगा और 60 दिनों तक दूसरी हड़ताल नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा बर्खास्तगी भी कंपनी द्वारा किया जा सकेगा। यूनियन मान्यता के लिए 51% सदस्य जरूरी हैं, जो कि पहले 10% भी काफी हुआ करता था। 12 घंटे के शिफ्ट को वैध बना दिया गया है, जबकि इससे होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव को नजरअंदाज किया गया है। ठेका प्रथा पर कोई पाबंदी नहीं है। 150 साल पहले मजदूरों ने 16 घंटे से 8 घंटे तक की लड़ाई लड़ी थी। आज सरकार कह रही है 12 घंटे भी ठीक है। तो सवाल ये है, क्या ये नए कोड्स पुरानी जीतों को मजबूत करेंगे या मिटा देंगे? 26 नवंबर को संविधान दिवस पर बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए मजदूर सड़कों पर दिखे। मजदूरों और उनके संघर्ष को धूमिल की लिखी इन पंक्तियों के जरिए भी समझा जा सकता है। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में उसकी लगाम है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको ये इतिहास जानना अच्छा लगा हो या कोई और मुद्दे पर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।